पे गैस का चूल्हा रखा है और एक महिला खड़ी होकर के खाना बना रही है। यह तस्वीर। आजकल मुद्दा उठ रहा है कि महिला ही क्यों उठाए बनाए, पुरुष को भी दिखाना चाहिए। यह अपनी जगह है, मैं इस बात की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात हो रही है कि 80% भारतीय घरों में आज भी बैठ के खाना बनता है। हमारे गांव में, उत्तरांचल में सभी घरों में प्राय बैठ के खाना बनता है। और वो महिला से मैं पूछा हूं, मतलब मेरे लोगों से बात की है मैंने, उनका कहना है वो बैठ के ही उनको कंफर्टेबल लगता है। वो अगर खड़ा होके खाना बनाए तो उनके पांव सूज जाएंगे। उनको आदत है वैसे बैठ के खाना बनाने की, उनको ठीक लगता है। जिस गांव का बच्चा, जिस घर का बच्चा जहां बैठ के खाना बनता हो, वो स्कूल में आता है और वो ये तस्वीर देखता है, उसके मन में क्या होता होगा इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसको लगता होगा मेरे घर में जैसे रसोई बन रही है ठीक नहीं है, हम पिछड़े हैं। ये सब आरोपित मूल्य, ये मूल्य नहीं है, आरोपण है। गलत बात मनवाई जा रही है और हम बिना जाने उसको पिए जा रहे हैं और अपने को पिछड़ा माने जा रहे हैं। एक और इससे भी खतरनाक उदाहरण, कक्षा 3 या 5 की किताब है, यूपी बोर्ड की किताब है, हिंदी की, हिंदी भाषा की किताब, हिंदी मीडियम की नहीं, हिंदी भाषा की किताब है। सरोजनी नायडू पे उसमें चैप्टर है। क्या कहता है वो चैप्टर? सरोजनी नायडू बहुत होशियार थी, हमारे देश की बड़ी नेता थी, इत्यादि इत्यादि, बहुत होशियार थी। 5 साल की उम्र में अच्छी अंग्रेजी में कविता लिखती थी। ये हिंदी की किताब में बोला जा रहा है। और वो बच्चा बेचारा हिंदी से ही स्ट्रगल कर रहा है। अभी तो घर में मैथिली बोलता है, अवधी बोलता है, कुछ ब्रज बोलता है, गढ़वाली बोलता है, कुमाऊनी बोलता है। वो हिंदी से ही अभी तो मशक्कत कर रहा है। उसको ये कहा जा रहा है कि वो होशियार थी, अंग्रेजी में अच्छी कविता बोलती थी, लिखती थी। बेचारा तो गया काम से। अब वो पूरी जिंदगी अंग्रेजी ही के पीछे लग जाएगा और आने वाली है नहीं, 1000 में से 1 को आएगी। बाकी चीजें कहां से सीखेगा? गणित कहां से सीखेगा? भूगोल कुछ नहीं सीखने वाला। उसकी तो बला अंग्रेजी से हल होगी, अंग्रेजी के पीछे लग गया। और आती नहीं, हीन भावना। ये जो चक्कर है, बताइए क्या करें इसका? ये हमने किताबों का सर्वेक्षण किया और बहुत सी बातें निकली, विज्ञान के बारे में बातें निकली। विज्ञान को किताब में अगर आप बारीकी से पढ़ें, कहीं ना कहीं यह भाव जाता है कि विज्ञान जैसी कोई चीज नहीं है। पहले यह था, आप खुदा को, भगवान को, पंडे को, मौलवी को प्रश्न नहीं कर सकते, डंडा पड़ेगा। अब यह है, आप साइंस पे प्रश्न नहीं उठा सकते, डंडा पड़ेगा। डंडे से भी बुरी मार पड़ेगी, बेवकूफ का लेबल लगेगा। पहले तो यह होता था कि तुम अनुशासनहीन हो, बदमाश हो, अब होगा बेवकूफ हो। तो बच्चे को हम पढ़ाते हैं यहां से सूर्य 9 करोड़ फला फला मील दूर है, और बच्चा बोलता है इतना ही दूर है। मानता है या जानता है? मानता है। पर वो बोलेगा क्या मैं मानता हूं? वो तो बोलेगा मैं जानता हूं। वो बच्चा इसी तरह से उसको पढ़ाया जा रहा है, उसको घुट्टी पढ़ाई जा रही है और वो ये सोचता है मैं जानता हूं। जानता मानता कुछ नहीं है, शिक्षक भी नहीं जानता है। कोई एक आध वैज्ञानिक जानते हो तो जानते हो, वो बोल रहे हैं, हम मान रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं जैसे हम जानते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं, कितनी गलत बात हो रही है। हमने किया था बचपन में, आजकल है कि नहीं किताबों में मुझे पता नहीं। विज्ञान की किताब में एक एक्सपेरिमेंट है। एक तश्तरी लीजिए, तश्तरी में एक मोमबत्ती लगाइए, तश्तरी में कुछ पानी रख दीजिए और फिर उस जली हुई मोमबत्ती के ऊपर एक कांच का ग्लास उल्टा करके रख दीजिए। थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जाती है और पानी ऊपर चढ़ जाता है ग्लास के अंदर। बच्चे को यह बताया जाता है, देखो बेटा, विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। ये किताब में नहीं लिखा हो, कहीं ना कहीं तो लिखा ही है, पर शिक्षक तो जरूर बोलते हैं, या भाव ये होता है, विज्ञान सत्य बोलता है। ठीक, तो देखो, देखकर विश्वास करो। ये जो मोमबत्ती बुझी, क्यों बुझी?
क्योंकि ऑक्सीजन जल गई अंदर की और अब ऑक्सीजन रही नहीं, मोमबत्ती बुझ गई। ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है, ठीक। पानी के ऊपर चढ़ा, वो जो ऑक्सीजन जली हुई थी उसको उस खाली जगह को भरने के लिए पानी ऊपर चढ़ गया। ये किताब में लिखा है, इससे वो सिद्ध करते। बहुत बढ़िया। आप दो तश्तरी ले लीजिए, एक जैसी, एक में एक मोमबत्ती लगाइए, दूसरी में 3 मोमबत्तियां लगाइए और माप करके दोनों में पानी डालिए तश्तरियों में, और वही ग्लास, एक ही जैसा ग्लास दोनों के ऊपर उड़ेल दीजिए। अब देखिए क्या होता है। अगर वो जो किताब कह रही है वो ठीक कह रही है तो अभी भी दोनों में बराबर पानी चढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो उतनी ही है दोनों में, ग्लास एक ही जैसा है। पर हो क्या रहा है, जहां 3 मोमबत्ती है वहां पानी बहुत ज्यादा चढ़ता है, जहां एक है वहां कम चढ़ता है। आप करके देख सकते हैं, हम अपने बच्चों के सामने करते हैं, क्योंकि उनका भ्रम तोड़ना जरूरी है कि जो कुछ किताब में लिखा है वो सच है, ऐसा नहीं है। तुमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। किताब सिर्फ माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। माध्यम और लक्ष्य का फर्क बच्चे को स्पष्ट होना चाहिए, शिक्षक को स्पष्ट होना चाहिए। किताब माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य होती तो हम वही किताब पढ़ते रहते हजारों सालों से, हम बदलते रहते। लक्ष्य निश्चित, माध्यम बदल सकता है, पर अभी किताब को लक्ष्य माना हुआ है। तो ये जो झूठ विज्ञान के नाम पे, और विज्ञान ऐसी चीज जिसको आप कुछ नहीं बोल सकते, ये बच्चे में भर जाता है। तो अगर 4 लोग चर्चा कर रहे हो और कोई बात हो रही हो और 5वां आके बोले ये तो वैज्ञानिक सत्य है, तो चारों चुप हो जाते हैं। अब नहीं, अब गाड़ी बंद, अब इसके आगे नहीं जा सकता। विज्ञान जबकि सच्चाई की खोज की बात है, तो सच्चाई की खोज जारी रहनी चाहिए। इसको हम बोल करके कि ये सच है, विज्ञान कह रहा है इसलिए सच है, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो इस तरह की तमाम बातें किताबों में हम लोगों ने ढूंढी और हम लोगों को यह हो गया कि ये किताबें गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है। तो किताबों को जरा अपने स्थान पे ले आओ। ये सब हो ही रहा था कि हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि गड़बड़ बहुत कुछ है और ये क्या हो रहा है, और इस गड़बड़ का कब तक चलना है। एक तरफा बात हो रही है ना, इसलिए एक मैं अपनी बात खत्म कर दूं। तो ये जो हम लोगों को लगा कि ये जो हो रहा है, किताब को हम लोगों को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक प्रयोग किया छोटे बच्चों के साथ कि जो स्थानीय परिवेश है, क्योंकि बच्चा स्थानीय से कट रहा है, मां बाप को बेवकूफ मान रहा है, अपनी भाषा को छोटा मान रहा है, अपने गांव को बेकार मान रहा है। तो ये स्थानीय को, स्थानीय चाहे वो सांस्कृतिक पहलू हो या भौगोलिक पहलू हो, दोनों में से कोई भी को हम माध्यम बनाएं किताब की जगह, और लक्ष्य वही रखें। मान लीजिए लक्ष्य है भाषा सिखाना, तो भाषा सिखाएंगे। भाषा में भी क्या सिखाएंगे, भाषा भी एक माध्यम ही हम ये मानते हैं। क्या है असल बात, कम्युनिकेशन, संचार होना चाहिए। मेरी बात आप तक पहुंचे, आपकी बात मेरे तक पहुंचे, इसीलिए भाषा है। तो यह है लक्ष्य। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाषा, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या और कुछ हो, और भाषा के लिए यह किताब है। तो हम क्यों इस किताब के पीछे पड़े हैं, हम ये आसपास के परिवेश को माध्यम बनाते हैं। तो हम लोगों ने आसपास के परिवेश को माध्यम बना के कुछ गाइड बुक्स लिखी टीचर्स के लिए, किताब बच्चों के लिए नहीं, कि टीचर उसको पढ़े और वो पढ़ करके, चाहे वो आसपास के पेड़ पौधे हो, फसलें हो, मौसम हो या भूगोल हो या खेती करने के तरीके हो या कोई मेला त्योहार हो, कुछ भी हो, उसको माध्यम बना करके हम हिंदी सिखा दें, हम अंग्रेजी सिखा दें, कभी कभी भूगोल सिखा दें, इतिहास सिखा दें, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के हम लोगों ने 1-2 किताबें लिखी, काफी सफल रही। उसके विस्तार में भी मैं जा सकता हूं बाद में अगर समय होगा तो, कि उसमें कैसे किया, क्या किया। तो इस तरह का एक प्रयोग हम लोगों ने किया। आप कुछ पूछ रहे, बोल रहे थे। ये जस्ट अगर आपने कहा कि एक तरफा हो जा रहा है, थोड़ा सा आपने बहुत अच्छा तरीके से स्टैब्लिश करने का प्रयास किया कि
हमारा जो मीडिया होना चाहिए हिंदुस्तानी पूरा इनकी यात्रा अभी तक की समाप्त हो जाए और फिर एक क्वेश्चन पहले आपको बीच में तो यात्रा को पूरा कर देते हैं फिर क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन कर देते हैं। हाँ, तो मैं दो हिस्सों में अपनी बात रखना चाह रहा था। एक तो यहां तक जब हम लोग पहुंचे और इसमें कुछ प्रयोग जैसा ये बताया, ये हम लोगों ने किए कि स्थानीय परिवेश से शिक्षण देने का काम हम लोगों ने किया। यहां तक का एक मोटा मोटी एक चैप्टर हमारा पूरा होता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जिसमें अभी विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, वो ये था कि जब ये इस पॉइंट पे हम लोगों को जीवन विद्या नाम की एक चीज से का पता चला, कुछ भनक लगी। किसी एक मेरे मित्र ने, मतलब धर्मपाल जी का ही फिर से नाम आ रहा है, वो दिल्ली में थे, मुझे उन्होंने बुलाया, मैं उनसे मिलने गया। एक कमरे में बैठे थे, 20-30 लोग बैठे थे और वहां पे जब मैं पहुंचा तो धर्मपाल जी ने मेरी कुछ लोग मुझे जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, तो उन्होंने मेरा परिचय दिया कि पवन जी हैं, पहाड़ों में बैठ के कुछ शिक्षा पे काम कर रहे हैं। तो वहां बैठे एक मित्र ने कहा, शिक्षा पे तो कहीं कुछ बुनियादी काम हो नहीं रहा है, अगर कहीं हो रहा है तो जीवन विद्या वाले कुछ कर रहे हैं। ये मेरे कान में पड़ा 99 की बात है। तो मैं बड़ा वो हुआ कि ये है क्या मामला, क्योंकि वो जो मित्र थे वो काफी सीरियस गंभीर आदमी है, ऐसे ही गपशप वाले आदमी नहीं है। तो मेरी उत्सुकता जगी, ये है क्या आखिर में जीवन विद्या। और फिर धर्मपाल जी हमेशा दो लोगों का जिक्र करते थे कि इनसे तुम मिलो, ये बहादुर लोग हैं। उसमें एक का नाम था रण सिंह आर्य, शायद यहां आएंगे या आके चले गए, हमारे मित्र जीवन विद्या में बड़ी जोर से लगे। तो ये नाम और वो जो उस व्यक्ति ने कहा, तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ी कि भाई पता किया जाए। और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जीवन विद्या रण सिंह ने ही दो लोगों को मेरे पास भेजा, उनसे बातचीत हुई। तो हमने कहा भाई आपका दर्शन मुझे समझना है, क्या बात है। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते का शिविर आप करिए, तब आपको समझ में आएगी, 1-2 दिन में नहीं समझ में आने वाली चीज। तो हम लोगों ने पहला शिविर अपने यहां किया, जिसमें हम लोग 12-13 लोग बैठे और वहां से एक नया दौर हम लोगों के लिए, मेरे लिए और पूरी संस्था के लिए शुरू हुआ। और तब से हम लोग कुछ और हमको रास्ता मिला, उस रास्ते पे अभी हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके विस्तार में मैं अभी जाऊं या कैसे करें? अच्छा, हाँ ठीक है। तो उसमें हम लोगों को जीवन विद्या का जब पहली बार हुआ, तो पहली घटना मेरे साथ क्या घटती है, मैं शिविर में बैठता हूं तो पहली बार मुझे ये लगा, उसके पहले मैं क्या मानता था कि ये दुनिया है, ये अस्तित्व है, जो भी कुछ है, इसको समझते हम कैसे हैं। तो मैं इस निष्कर्ष से पहुंचा था कि ये जो विषय होते हैं ना, इसी से समझते हैं, केमिस्ट्री से समझते हैं, फिजिक्स से समझते हैं, ये जो विषय है हिस्ट्री से समझते हैं, ज्योग्राफी से समझते हैं, ये विषय से हम इस चीजों, ये जो दुनिया है, अस्तित्व है, इसको समझते हैं। विषय नहीं होते तो जैसे हम समझते ही नहीं, ऐसा एक मान के मैं चल रहा था कि कोई ना कोई फ्रेमवर्क, कोई ना कोई ढांचा होता है, उस ढांचे से आप देखते हैं और आपको चीजें समझ में आती हैं। ढांचा ना हो तो समझा नहीं जा सकता, ये मैं मानता था। उस शिविर में तीसरे या चौथे दिन किसी ने कुछ कहा नहीं, प्रबोधक ने कुछ ऐसी बात नहीं की, लेकिन मुझे अचानक ये लगा कि अरे ये तो कुछ और चक्कर है, ये तो अपने को शक्ति दे रहा है कि हम जैसा है वैसे देख सकते हैं। ये ध्यान आकर्षण कर रहा है, चीजें हैं, वस्तु है, दुनिया है, अस्तित्व है, वो है, और हमको उसको देखने की क्षमता भी है हमारे पास। ये ध्यान आकर्षण करवा रहा है कि देखो ऐसे देखा जा सकता है, विषय की जरूरत नहीं है। ये मुझे तीसरे, चौथे, 5वें दिन कहीं पे स्ट्राइक किया, मुझे ठीक से याद नहीं है किस दिन ये स्ट्राइक किया कि ये फ्रेमवर्क की आवश्यकता नहीं है, और सही माने में देखना तो ऐसे ही होता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं उस क्षण को भूल नहीं सकता
कि जब मुझे ये पहली बार स्ट्राइक किया, क्योंकि इसमें से मेरे को पहली बार ये समझ में आया आत्मविश्वास नाम की चीज क्या होती है। क्योंकि अभी तक विश्वास कुछ हासिल करके होगा, किसी के जैसा बन के होगा, कुछ सीख के होगा, ये मान के चले। अंग्रेजी सीख जाएंगे, विश्वास आ जाएगा, जो वो गांव में हो रहा है। ऐसे कपड़े पहन लेंगे फैशन वाले तो विश्वास आएगा, ऐसी गाड़ी में चढ़ेंगे तो विश्वास आएगा, ऐसे पद पे पहुंचेंगे तो विश्वास आएगा, इत्यादि इत्यादि। इतना धन हो जाएगा तो विश्वास आएगा, वगैरह वगैरह। मतलब किसी के धन की भूख होती है, किसी को नाम की भूख होती है, वो अपनी अपनी भूख है, नाम की भी भूख हो सकती है। लेकिन ऐसा होगा जब मेरा नाम हो जाएगा तो विश्वास आएगा। पहली बार लगा नहीं ये विश्वास कुछ और है जिसको हम तलाश रहे थे, क्योंकि इधर तक तो हम पहुंच गए थे कि ये जो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया, पृथकता स्कूल और घर के बीच, उस पृथकता से जनित हीन भावना, हीन भावना से जनित नकल होने की प्रवृत्ति, ये तो समझ में आया। और हम लोगों ने यहां भी हम पहुंच गए कि भैया दो प्रकार का आत्मविश्वास होता है। एक आत्मविश्वास होता है सापेक्ष, एक आत्मविश्वास होता है निरपेक्ष। सापेक्ष क्या है? जहां मैं आपसे तुलना करता हूं, आप मेरे से तुलना करते हो, आप तोलते हो, इसको नंबर ज्यादा मिले, मेरे को ज्यादा मिले, मेरे को ज्यादा मिले तो मेरे में विश्वास आ गया, आपको ज्यादा मिले तो आप में विश्वास आ गया, आप मेरे से ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हो, आप में विश्वास आ गया, मेरे में नहीं रहा। तो ये तुलना पे आधारित आरोपित मूल्यों के आधार पर जो विश्वास जनित होता है, उसको हम लोगों ने नाम दिया था सापेक्ष आत्मविश्वास। सापेक्ष, किसी के तुलना में। और आधार क्या है? बाहर के, कपड़ा लत्ता, पद, कितनी बड़ी डिग्री है, कितना धन है, वगैरह वगैरह। तो हम लोग इस निष्कर्ष पे तो पहुंच गए, इसमें कुछ रखा नहीं है यार, क्योंकि अपने से बड़ा कोई ना कोई 30 मार्क आ ही जाएगा। तो फिर ढीले पड़ जाते हैं। कितनी अच्छी अंग्रेजी बोले, अंग्रेज आ जाएगा, फिर ढीले हो जाते हैं। तो क्या करें? तो निरपेक्ष आत्मविश्वास चाहिए। ये तो हम पहुंच गए थे। निरपेक्ष का क्या, ये हम लोगों ने बोला भाई निरपेक्ष ऐसा जो हिले डुले नहीं, विश्वास है कोई आए कैसा भी आए, हम अपनी जगह टिके, ऐसा विश्वास हमारी शिक्षा हमको देनी चाहिए। ये यहां हम पहुंच गए थे। कैसे मिले? इधर नहीं पहुंचे। तो पहले शिविर में यहां घंटी बजी कि भैया ये जो है समझ और सीखने में फर्क है। सीखना तो पढ़ लिया, सीख गए, पढ़ते 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 मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, आता है, समझ एक भी शब्द नहीं आ रहा है, पढ़ना सीख सकता हूं, बढ़िया तरह पढ़ना सीख सकता हूं, बढ़िया अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, समझ नहीं आ रही है, बढ़िया हिंदी पढ़ सकता हूं, समझ नहीं आ रहा है, बढ़िया सवाल कर लेता हूं, समझ के नहीं करता हूं। ऐसा मैंने देखा गणित में भी, 100 में 100 नंबर लाने वाला बच्चा गणित नहीं समझता, यह हमने देखा। तो सीखना और समझना बिल्कुल अलग चीज है। अभ्यास करते रहिए करते रहिए करते रहिए, सीख जाते हैं, पर समझ अलग चीज है। तो आत्मविश्वास का संबंध सीखने से नहीं है, निरपेक्ष आत्मविश्वास का संबंध है समझने से। सापेक्ष आत्मविश्वास भले ही सीखने से आ जाए, पर समझने से ही निरपेक्ष आत्मविश्वास आएगा। और यह समझना मेरे हाथ की चीज है। यह ध्यान आकर्षण हुआ पहले शिविर में, आप देख सकते हैं। आपको स्वीकार होता है क्या? देख लो भाई, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आपको कैसा लग रहा है? सभी सुखी होना चाहते हैं, आप भी सुखी होना चाहते हैं। मैं आपको नहीं जानता, पर मैं आपके बारे में कह सकता हूं कि आप भी सुखी होना चाहते हैं। कैसे बोल रहे हो? आपको रसगुल्ला पसंद है कि नहीं पसंद है, ये तो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है आपको मीठा पसंद ना हो। मैं दुनिया के हर आदमी के बारे में ये नहीं कह सकता कि उसको रसगुल्ला पसंद है, उसको लाल रंग पसंद है कि हरा रंग पसंद है, कुछ नहीं कह सकता। उसके क्या विचार हैं, कुछ नहीं कह सकता। आप कम्युनिज्म को मानने वाले हो, आप कैपिटलिज्म को मानने वाले हो, किस इज्म को मानने वाले हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सुखधर्मी हैं, आप सुखी होना चाहते हैं, आप समृद्ध होना चाहते हैं, आप सम्मान चाहते हैं, आप विश्वास चाहते हैं। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं दुनिया के हर आदमी के बारे में, जॉर्ज बुश से लेके बिन लादेन तक। ये पहली बार इस बात पे मेरा ध्यान गया। छोटी सी बात है लेकिन ध्यान गया।
और इससे बहुत बड़ी घटना हम लोगों के अंदर हुई कि अच्छा ये एक रास्ता दिखाई देता है भैया, अब शिक्षा में क्या करना है कुछ कुछ स्पष्ट हो रहा है। निरपेक्ष आत्मविश्वास एक बार बच्चे में आ जाए, हुनर सीख लेगा। आज अंग्रेजी है, कल फारसी थी, परसों संस्कृत थी, ठीक, कल कुछ और हो सकता है। हिंदी पूरी दुनिया में छा सकती है, ठीक, सीख लेगा। आज भी हिंदी 2 नंबर की भाषा है दुनिया में। पहली भाषा चीनी, दूसरी भाषा हिंदी, तीसरी भाषा अंग्रेजी है। पर उसने हुआ ऐसा जमाया हुआ जैसे पहले नंबर की भाषा वो हो। असलियत तो ये है ना, चीनी 1 नंबर में, 2 नंबर में हिंदी बोलने वाले, 3 नंबर में अंग्रेजी बोलने वाले। तो हो सकता है हमारा भी कभी नंबर आए। मैं कोई झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, खाली एक बात कह रहा हूं। तो ये तो सीख लेंगे ना, जैसा मौसम होगा, जैसा वैसे कपड़े पहनते हैं, तो जैसा चलन होगा वैसे हम सीख लेंगे। लेकिन समझ जो है वो टिकाऊ चीज है, वो हमेशा रहने वाली चीज है, वो बदलती नहीं है। तो ये बात हम लोगों को उस पहले शिविर में समझ में आई, और यहां से हम लोगों की एकदम अलग तरह की यात्रा शुरू हुई, जिसमें हमने बहुत सारे फिर काम किए हैं। और उन कामों को संक्षेप में अगर आपके सामने रखूं तो ये मैं कहूंगा, एक बुनियादी परिवर्तन जो हमारे अंदर आया वो ये आया, हम लोगों को समझ में आया शब्द और अर्थ बिल्कुल अलग अलग वस्तुएं हैं। ये बहुत बड़ी बात, घटना हमारे अंदर घटी कि भैया शब्द है, शब्दों से ही हम संप्रेषित करते हैं, लेकिन उसके पहले अर्थ है, उसके भी पहले कोई वस्तु है। तो एक वस्तु है, एक वास्तविकता है, रियलिटी है, उसका अर्थ है, और उस अर्थ को मैं आप तक पहुंचाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं। वो शब्द छत्तीसगढ़ी का भी हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, अंग्रेजी का भी हो सकता है, बंगला का भी हो सकता है। ये शब्द स्थानीय होते हैं, बदलते रहते हैं, इसमें कोई स्थायित्व नहीं है, पर अर्थ और वस्तु स्थायी है। और मुख्य बात वो है, तो मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना शब्द रूप में, तो वैसे ही सुना, पर वो शब्द का फिर आप अर्थ निकालते हो। ये काम आप करते हो, मैं करता हूं अपने अंदर। ये जो अर्थ हम निकालते हैं, मेरे बोले हुए अर्थ से अगर मैच ही नहीं करे तो संप्रेषणा कैसी हुई? हुई नहीं। आप कुछ और मान रहे हो, मैं कुछ और कह रहा हूं। और फिर हम लोगों को लगा आधे से ज्यादा झगड़े तो इसी बात पे होते हैं। पति बोलता है, पति बोलती है कि नहीं आप क्या बोल रहे हैं, नहीं वो मेरा अर्थ नहीं था, पर आपने कहा ना, आप तो ये कहे, अरे मेरा अर्थ कुछ और था, नहीं पर आप ये कहे। शब्द को लेके झगड़ा, अर्थ तक हम जाते ही नहीं। और स्कूल में भी यही हो रहा है, सारा का सारा मामला शब्दों तक है, अर्थ तक हम जाते ही नहीं। तो एक घटना यह घटी कि हम लोगों को शब्द और अर्थ का भेद बहुत साफ हुआ। और इससे फिर एक और बहुत और भी उत्तम बात हुई कि देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका अभी तक क्या है, चाहे वो स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। मैं ये मानता हूं कि मोटा मोटी पढ़ाने का तरीका, मोटा मोटी हर जगह हो ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर क्या है उसका अगर जुल्मे में कहा जाए तो वो है CAT, कैट माने बिल्ली। ये तरीका है पढ़ाने का। क्या मतलब इसका? हम बच्चे को बोलते हैं CAT, कैट माने बिल्ली। C बच्चा नहीं जानता, तभी तो बोल रहे हैं CAT, कैट माने बिल्ली। बच्चा C नहीं जानता, वो आकृति C नहीं जानता, ध्वनि C भी नहीं जानता। C की आकृति, C की ध्वनि बच्चा नहीं जानता, A नहीं जानता, T नहीं जानता। उसके बाद कैट भी बच्चा नहीं जानता। संभव है, मुमकिन है कि बिल्ली शायद वो जानता हो। यह भी मुमकिन है कि बिल्ली भी नहीं जानता, क्योंकि अपनी भाषा में बिल्ली को कुछ और कहता है वो। तो हमारा पढ़ाने का तरीका है फ्रॉम अननोन टू नोन। जो हम नहीं जानते उससे हम शुरू करते हुए बच्चे को नोन तक ले जाने की चेष्टा करते हैं। शायद कहीं भी वो भी नहीं करते, बीच में ही गाड़ी रुक जाती है। इस पे ध्यान दीजिए, गणित भी ऐसे ही पढ़ाई जा रही है, भूगोल भी ऐसे ही पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री भी ऐसे ही पढ़ाई जा रही है। मैं कहता हूं हर चीज, केमिस्ट्री फिजिक्स भी ऐसे पढ़ाई जा रही है। कभी कभी कनेक्शन हो जाता है, अच्छा है, ज्यादातर कनेक्शन नहीं बैठता,
जो असल है, जो वो जानता है, उससे जो आप पढ़ा रहे हैं उनका कनेक्शन नहीं बैठता, ज्यादातर, कभी कभी बैठ जाता है। तो हम लोगों ने पहली बार ये काम शुरू किया कि हम नोन से अननोन की ओर जाएंगे, माने वस्तु से अर्थ, अर्थ से शब्द। तो क्या तरीका किया कि भाई बच्चा ये पूछो उससे, छोटे बच्चों से पूछो कि आप क्या क्या जानते हो। हजारों चीजें जानता है एक छोटा बच्चा भी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं जानता। वो जानवरों के नाम जानता है, वो पेड़ों के नाम जानता है, वो पत्थर जानता है, वो मिट्टी जानता है, हवा जानता है, पानी जानता है, रिश्ते जानता है, माँ बाप भाई बहन, बहुत सारे रिश्ते जानता है, बर्तनों के नाम जानता है, फर्नीचर के नाम जानता है, बहुत कुछ जानता है छोटा बच्चा जो स्कूल नहीं गया वो भी। उसी से हम शुरू करें, नोन से अननोन। और अगर वो कहे ये बिल्ली है, तो बिल्ली को भैया अंग्रेजी में कैट कहते हैं। अब उसके लिए अंग्रेजी जो है मुश्किल चीज नहीं होगी, एक संबंध खड़ा होता है। जो वो जानता है उसी पे आपने उसको एक नाम दे दिया। भाई कैट एक नाम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बंगला में कुछ और बोलते हैं, पंजाबी में कुछ और बोलते हैं, अंग्रेजी में कैट बोलते हैं। उसी बिल्ली को जिसको तुम जानते हो, उसी पेड़ को जो तुम जानते हो, उसको ट्री बोलते हैं अंग्रेजी में। और कैट को अंग्रेजी में इन 3 चीजों से लिखते हैं। ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ मान्यताएं ही हैं। हमने मान लिया ये सी है, हमने मान लिया ये ए है, हमने मान लिया ये टी है। माना ही तो है, उसमें क्या है भाई, कुछ और भी मान सकते थे। उसी सी को हिंदी में स और ई की मात्रा से लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने पढ़ाई को